नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तराधिकारी की बारी। दरअसल जब चुनाव नज़दीक आता है तो बहुत सारे नारों में एक नारा हमने बहुत सुना है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पर यह होता है कि जब कोई सत्ता बदलनी होती है तब ये इस तरह के नारे लगते हैं। पर जब आप चुनाव जीत गए, एक नहीं दो चुनाव जीत गए, सबसे ज़्यादा भारी मतों से आपने चुनाव जीता, जनता ने आपको भर भर के वोट दिया, आपने रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद विधानसभा में आप रिकॉर्ड बनाते हैं, आप लोकसभा में रिकॉर्ड बनाते हैं। विधानसभा चुनाव होता है, 8 बार के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, फिर से मंत्री बनाए जाते हैं। बहुत सारे विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के हिस्से में आती है। फिर पार्टी हाईकमान कहता है कि अब आप जो है आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। चूँकि पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ते हैं और फिर भारी मतों से जीतते हैं और जीत कर वो विजय जुलूस भी निकालते हैं, धन्यवाद यात्रा भी निकालते हैं। फिर जैसा कि नियम है वो उनको 6 महीने के भीतर जो है वो पहले इस्तीफा देते हैं अपने विधायकी से जाकर डॉक्टर रमन सिंह के पास विधानसभा अध्यक्ष के बाद। पर वो बातचीत में कहते हैं कि एक मंत्री के रूप में मैं 6 महीने रह सकता हूँ। पूरी हलचल मच जाती है, लोगों को लगता है कि बृजमोहन शायद मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, पर दूसरे दिन वो मंत्री पद से भी वो इस्तीफा दे देते हैं और बहुत भावुक होकर वो इस्तीफा देते हैं। सवाल जिस दिन से बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने, सबको मालूम था कि उनको विधायकी छोड़नी पड़ेगी। तो अभी ये सवाल आया था कि दक्षिण से किसको टिकट मिले। दूसरा ये भी आया कि बृजमोहन अग्रवाल मंत्री भी थे, तो वो मंत्री पद भी छोड़ रहे हैं। तो विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसमें एक पद तो रिक्त था, अब बृजमोहन अग्रवाल के हटने से 2 पद रिक्त हो गए। तो एक पूरी सत्ता का एक समीकरण, सत्ता के गलियारे में अनेक तरह की चर्चाएं हो रही। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो गई थी। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री ने चंद दिनों बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन भी किया। रायपुर दक्षिण से विधायक और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मगर विधानसभा सदस्यता और मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और कौन होगा बृजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी। तो चलिए देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। बीजेपी की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल का नाम और कद किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों के घटनाक्रम से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई सालों तक बुलंदियों पर रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल अब ढलान पर पहुंच चुके हैं। बात चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की हो या फिर नियम अनुसार तय समय से पहले 17 जून को उनका विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना हो या कैबिनेट की बैठक में मंत्री पद से इस्तीफा, वो भी भारी मन से, दुखी मन से। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे बहुत दुखी और भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बृजमोहन अग्रवाल के बदले मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा। तो वहीं ये भी चर्चा तेज है कि विधानसभा में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। वो तो सिर्फ विधायक पद से इस्तीफा दिए, मंत्री आज भी बने हुए हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि बृजमोहन अग्रवाल जी प्रदेश के एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। उसकी राजनीति को हाशिए पर लाना, उसको कद को कम करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। इसी का नतीजा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्रमोशन होता है तो अपने विधायकी पद के साथ मंत्री पद को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री और सरकार को कटघरे में खड़े कर दिए। अगर मुख्यमंत्री में मत है तो तत्काल बृजमोहन अग्रवाल जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब दावेदार सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो मंत्री बनने के लिए हो या फिर विधानसभा उपचुनाव में टिकट पाने के लिए। कैबिनेट विस्तार में वरिष्ठता के आधार पर राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहिले का नाम भी चर्चा में है।
वहीं विधानसभा में उत्तराधिकारी के तौर पर संजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद उपासने, केदारनाथ गुप्ता, अमित साहू, देवजी भाई पटेल समेत प्रेम प्रकाश के नामों की भी चर्चा है। इन सब के बीच कांग्रेस के तंज और बयानों पर भाजपा की ओर से वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने भी पलटवार किया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का ये विशेषाधिकार है और जो होगा छत्तीसगढ़ के बेहतर की दृष्टि से ही होगा। पार्टी फोरम के साथ बैठ करके सारे निर्णयों को लिया जाएगा और सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से जुटे हुए हैं। सूबे की सियासत में जिस तेजी से बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, उससे तो यही लगता है कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उतनी राह आसान नहीं दिख रही जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि सियासत का अंत कहां पर होता है। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। तो चलिए उत्तराधिकारी की बारी की पड़ताल करते हैं हम सिलसिलेवार, और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए गोपाल सामंतो जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ आशीष यदू हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। तो चलिए हम पहले गोपाल भाई आप ही से बात शुरू करते हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल खुद अपने आप में एक ऐसे नेता हैं जो पिछले 8 विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। उनकी लोकप्रियता में किसी को कोई संदेह नहीं है। उनके भाजपा के विचारों से असहमत भी हैं। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो बृजमोहन को पसंद करते हैं, क्योंकि बृजमोहन की राजनीति एक मनुष्यता की राजनीति, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता की राजनीति, लोगों के साथ रिलेशनशिप की राजनीति, तो एक प्रकार से वो अपने आप में डेमोक्रेसी में एक नेता को किस तरह होना चाहिए उसकी वो एक पूरी पाठशाला है। अब चूंकि बृजमोहन अग्रवाल केंद्र में चले गए हैं और राज्य के मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा है, विधानसभा से भी इस्तीफा देना पड़ा है। अब दक्षिण में कौन आदमी बृजमोहन की विरासत को आगे ले जाएगा, इसको लेकर बहुत सारी बात है, और दूसरे मंत्री पद को भी लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो चूंकि आप बीजेपी में हैं तो किस तरह आगे का दृश्य बनेगा? वैसे तो अभी कोई नहीं बता सकता कि बीजेपी में आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने लगातार नए लोगों को मौका दिया है, तो ये कवायदी हो सकती है कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चर्चित नामों की बात कर रहे हैं और कोई संगठन समझे कि नहीं हमको इसको नहीं इसको मौका देना है। तो गोपाल भाई मैं चाहूँगा कि क्या कुछ आप समझ रहे हैं इसको? सुभाष जी आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के मनोस्थिति और उनके मनोभाव को समझ के काम करने वाली पार्टी है। ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है जो एक घर से चलती है। बृजमोहन जी, आदरणीय बृजमोहन जी तो इस पार्टी के ध्वजवाहक कार्यकर्ता है। चाहे वो छात्र राजनीति में उनका कार्य हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका इतना बड़ा इतिहास हो, ये तो हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए वो अपने आप में एक पाठशाला है, जो आपने भी बोला। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात की आपत्ति है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति ढलान पर है। कि कैसा ढलान हो सकता है? एक व्यक्ति को छोटे हाउस से बड़े हाउस का प्रमोशन मिलता है, 60,000 वोटों से जीतते हैं विधानसभा में, वहीं जाके वो 10 मतलब उसके 10 टाइम्स ज्यादा वोटों से वो लोकसभा में पहुंचते हैं। ये तो बृहद तौर पर प्रमोशन है। ये तो बृहद तौर पर एक व्यक्ति को उसके काबिलियत के अनुसार और उनके एक्सपीरियंस के अनुसार पूरे देश के सामने एक फिगर बनाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है प्रमोशन देने का। आप बताइए बृजमोहन जी आज देश में 8वें नंबर के व्यक्ति बने जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीता लोकसभा में। आज वो नेशनल फिगर बन गए। आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता के लिए या प्रत्येक निवासी के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे जो सांसद है उनकी पहचान देश में 7वें 8वें नंबर पर होती है। अब बात रही उत्तराधिकारी। भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट बैंक इतना बड़ा है
कि हर कार्यकर्ता मौलिक आधार पर, मानसिक आधार पर और सामाजिक आधार पर उसको परखा जाता है, उसको कार्यकर्ता बनाया जाता है, उसको कार्यकर्ता डेवलप किया जाता है। और जब वो कार्यकर्ता डेवलप होता है और उसको अगर मौका मिलता है तो वो जनमानस के भलाई के लिए भरपूर काम करता है, जिसके सबसे बड़े उदाहरण बृजमोहन जी स्वयं है। तो मेरा मानना है किसी एक नाम पर चर्चा करने से अच्छा है ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस बात पर चर्चा हो किसी एक कार्यकर्ता को दोबारा भारतीय जनता पार्टी अपने कसौटी पर कस के, अपने कसौटी पर रख के, पसंद कार्यकर्ताओं के बीच पसंद करवा कर या करके उनको जरूर चुनाव लड़वाया जाएगा और चुनाव लड़ने के बाद जनमानस के बीच उनके भलाई के कार्य करने के लिए भेजा जाएगा। जी, यही भारतीय जनता पार्टी का तरीका। जी जी, चलिए हम कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यदू के पास चलते हैं। आशीष जी, अभी हम लोग दीपक बैज जी का 2 दिन पहले का बयान आप सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और वो कहीं ना कहीं सरकार को और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया दूसरे दिन। अब किसको टिकट मिलेगा, जैसा कि अभी गोपाल भाई कह रहे थे, ये तो पार्टी तय करेगी और पार्टी किस कार्यकर्ता को किसको सोच समझ के टिकट देगी। पर कांग्रेस हलकों में कई तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन जी जितने बीजेपी हलकों में लोकप्रिय हैं उतने ही उनकी दोस्ती यारी कांग्रेस में भी है। तो उनको लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप किस तरह अंदर खाने की बात जो आपको मालूम है या आप चर्चा में होती है, वो किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी एक अजय नेता रहे हैं, जो आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारे, किसी भी चुनाव में उनको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। और निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता, उनका चेहरा और उनका धन बल, ये सब मिलाकर वो हमेशा ही चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि दक्षिण में जो चुनाव होना है रायपुर दक्षिण में, उसमें कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अब अच्छा परफॉर्म करेगी और जीतेगी। साथ ही साथ एक बहुत निराशा कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के देखने मिल रही है। हालांकि ये इनका आंतरिक मामला है, फिर भी मैं जो बात आमतौर पर कही जा रही है, आमतौर पर चर्चाओं में है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल, और जैसा देखा जाए कि उनको मंत्री पद कैबिनेट में दिया जाना चाहिए था, उनकी जगह तोखन साहू को दिया गया। और भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सांसद थे, 2 बार के सांसद विजय बघेल भी थे। अब किस तरीके से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, या केंद्र जो इनका शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, कैसे ये चुनता है, इस बात से बड़ी हैरानी हो रही है। क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने बृजमोहन अग्रवाल जी को विधायक बनाया, उसके बाद इतने भारी मतों से सांसद बनाया, उनकी उम्मीद जुड़ी हुई थी और उनकी राजनीति ढलान की ओर जा रही है। इसके मायने ये हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद क्या उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर रखने की ये कोई साजिश थी, या कोई स्ट्रैटेजी किस तरह की थी, जिसमें इतने अच्छे नेता अगर माने जाते हैं, निश्चित रूप पे वो कांग्रेस के लोगों के भी अच्छे मित्र हैं और कांग्रेस के सभी पार्टियों में उनकी छवि बहुत अच्छी है। तो ऐसे नेता को छत्तीसगढ़ के मंत्री पद रहते हुए सांसद चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद आगे भी कोई ऐसा मंत्री पद नहीं दिया गया जिससे ऐसा लगे कि उनको प्रमोट किया गया हो। अब उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना था, वो तो निश्चित सी बात थी कि नियम अनुसार वो देना ही था। तो जब वो हट गए तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बृजमोहन कैंप या बृजमोहन गुट को दरकिनार या साइडलाइन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में हो रही है। और इस बात की चर्चा है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उनकी निराशा उनके चेहरे पर दिख रही थी, उनको इस्तीफा नहीं दे देता। ठीक है, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आशीष जी, कि क्या वजह है कि 8 चुनाव में जो बृजमोहन जी लगातार जीतते हैं और कांग्रेस कोई एक कैंडिडेट को मतलब रिपीट नहीं करती, हर बार कोई अच्छे टक्कर देता है, फिर उसके सामने एक दूसरे आदमी को लाते हैं। हमने देखा कि पिछली बार जो है जो मार्जिन बहुत कम था वो इस बार बढ़ गया। हर बार बृजमोहन के सामने एक कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति लाया जाता है कि लोग, जनता कहते हैं कि अरे ये तो डमी कैंडिडेट है, या कांग्रेस उस तरह से लड़ना नहीं चाहती। तो एक आदमी जो लगातार एक विधानसभा क्षेत्र में कोशिश कर रहा, मान लो कन्हैया अग्रवाल की बात कर लूँ मैं, तो आप कन्हैया अग्रवाल को हटाते हैं और महंत जी को लाते हैं। महंत जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कोई एक गलती है
कि इतने तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने किसी एक नेता पे भरोसा नहीं किया कि जो एक बार हारेगा, 2 बार हारेगा, पर उसका जनाधार मजबूत होता। पर कांग्रेस हर बार बृजमोहन के सामने एक नए कैंडिडेट को खड़ा करती है और वो खड़ा करती है और बृजमोहन जीतते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की भी, कई बार लोग कहते हैं कि ये जो है कांग्रेस बृजमोहन की पसंद के कैंडिडेट को खड़ा करती है, ये भी लोग आरोप लगाते हैं। प्रत्यारोप तो राजनीति में एक हिस्सा है, आरोप लगाना। और लेकिन ऐसा है कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें कमी रह गई कि हमने ऐसा कैंडिडेट नहीं दिया जो उनको हरा नहीं पाया। अगर हम लगातार कैंडिडेट बदलते और कोई कैंडिडेट उनको हरा देता, अगर कैंडिडेट बदलने के बाद नया कैंडिडेट उनको अगर पराजित करने में सक्षम हो जाता, तो ऐसी चर्चाएं नहीं होती कि एक ही कैंडिडेट को क्यों नहीं रिपीट किया गया। अब क्योंकि पराजय देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए ये बात उठ रही है कि बार बार कैंडिडेट चेंज कर दिया जाता है। और निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी पसंद का कैंडिडेट हम लड़ाते हैं। हम निश्चित रूप से जो पिछली बार भी कैंडिडेट चेंज हुआ, वो जातिगत समीकरण को देखते हुए और जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया वो अपनी समझ से सही निर्णय लिया, वो निर्णय गलत साबित हुआ। इस बात को भली भांति मानती है कांग्रेस पार्टी की निर्णय गलत साबित हुआ। एक और मौका लेकिन नियति ने कांग्रेस पार्टी को दिया है कि इस बार वो इस विधानसभा के ही विधानसभा सीट जीत पाए। और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उपचुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जितने कैंडिडेट हैं सभी तटस्थ हो चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। दावेदारी की बात भी बहुत जल्द सामने आने लगेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण की सीट जीतेगी। नहीं जीतेगी, कोई जीते हारे वो बात की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे महंत जी चुनाव लड़े आप यहाँ से, और उन्होंने कहा वो पहले बेमन से थे और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बाद में तो ये रहा कि एक प्रकार से वॉकओवर दे दिया। उसके पहले कन्हैया अग्रवाल पूरी तैयारी कर रहे थे, उसके पहले हम और अलग अलग लोगों के नाम, मैं पूरे 8 बार के लोगों के नाम गिना सकता हूँ। क्या बात होती है कि कांग्रेस हर बार मतलब इतनी जमीनी सच्चाई जानते, कोई आला कमान या कोई हस्तक्षेप करता है कि बृजमोहन अग्रवाल के बारे में रायपुर का बच्चा जो भी थोड़ा समझदार है वो जानता है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने अगर वो भावुक हुए दक्षिण से इस्तीफा देते हुए, तो उनकी एक कनेक्टिविटी थी लोगों के साथ इतने साल से, तो वो कनेक्टिविटी कांग्रेस, जबकि यहाँ महापौर कांग्रेस का बना, किरणमयी नायक से लेके आप प्रमोद दुबे से लेके किसी की बात कर लो, पर बृजमोहन जी के गढ़ में इसलिए आप कांग्रेस कहने चाहिए सेंध नहीं लगा पाई कि वो हर बार एक नवाचार करती है। अब बृजमोहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये तो भाजपा तय करेगी, कांग्रेस से कौन लड़ेगा ये अभी महत्वपूर्ण बात है कि आपको यदि बृजमोहन जी ने सीट छोड़ी है तो बृजमोहन जी की सीट पर कांग्रेस क्या अपना परचम लहरा पाएगी? परचम लहराएगी, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, एक तो बृजमोहन अग्रवाल जी की छवि बहुत साफ थी और अच्छी थी और ये मानते हैं सभी लोग, लेकिन वो धन बल का भी बराबर प्रयोग करते थे। जिस तरीके के धन बल के साथ वो चुनाव लड़ते थे, उस तरीके के धन बल के साथ शायद पूरे प्रदेश में कोई और चुनाव नहीं लड़ता होगा। और कांग्रेस के पास इस बार अच्छा मौका है उस सीट को जीतने का। कांग्रेस के अंदर दावेदारों की लिस्ट बिल्कुल मंथन करने लायक बन चुकी है और निश्चित रूप से एक बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिलेगा दक्षिण रायपुर क्षेत्र में। ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ये जो बात हो रही है कि बृजमोहन जी के उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है आपने कहा कि पार्टी इसमें तय करेगी, पर बहुत सारे नेता दावेदार थे। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में एक प्रक्रिया अपनाई थी कि उन्होंने आवेदन मंगाए थे और उन्होंने नीचे लेवल से आवेदन मंगा के ऊपर लेवल पे फिर कमेटी, फिर बाद में कई लोगों के नाम बदल गए। पर निश्चित रूप से यहाँ पर 2 तरह की चर्चाएं, एक तो विधायकी के लिए और दूसरा मंत्री पद के लिए। ये दोनों के लिए रोज हम अखबार में, मीडिया में इस पे चर्चा होती है कि संजय श्रीवास्तव, उपासने जी, केदार गुप्ता, जाने घर पब्लिक में चर्चा होती है, तो पार्टी में भी चर्चा हो रही होगी, कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। पार्टी भी तो इस पर कहीं ना कोई मंथन कर रही होगी कि भाई बृजमोहन जी जो सबसे बड़े वोटों से जीत रहे हैं, 8 बार के हैं, तो ये सीट हमारे हाथ में रहे, हमारी सीट ना जाए। और जो कार्यकर्ता हमारा कई साल से, मतलब बृजमोहन जी के लिए 40 साल से यदि आदमी लगा हुआ था और इस उम्मीद में था कि मेरे को कभी मौका मिलेगा, तो ऐसे बहुत सारे नाम भी तो होंगे। ये पहले तो आशीष जी जो कह रहे थे कि उनके यहाँ
तैयारी चल रही है, उनके हारने की तैयारी चल रही है। दक्षिण के सीट में हर कार्यकर्ता, हर वोटर भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है। 2008 में 34,000 वोट से हार जाते हैं। 2013 में किरणमयी नायक चुनाव लड़ती है, महापौर रहते हुए 42,000-44,000 वोटों से हार जाती है। फिर इनके 2018 में भी इनकी हार लगभग 20,000 वोटों से होती है और 2023 में तो ये 60,000 वोटों से हार जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके जो कार्य है, बृजमोहन जी ने जो दक्षिण विधानसभा में काम किया है या रायपुर के लिए काम किया है, उस काम से प्रभावित होकर एक एक घर, एक एक वोटर भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है। और आप इस बात को निश्चित मानिए कि उनके कार्यों की जो छवि है, उनके कामों का जो आउटपुट है, वो हर घर को मिला है और हर घर इस बात को जानता है कि बृजमोहन जी आज उनके सांसद हैं और आज भी उनसे उतने ही कनेक्टेड है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह से कनेक्टेड है। ये कोई बहुत प्रश्न ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई यहाँ पे चैलेंज है। चैलेंज तो कांग्रेस के लिए है कि कितने वोटों से हारना है, क्या वो वोटों के मार्जिन को थोड़ा बहुत कम कर सकती है, ये उनके लिए चैलेंज है। जो दीपक बैज बार बार वीडियो पर आके बृजमोहन जी की बात कर रहे हैं, क्या वो दीपक बैज अपनी कुर्सी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? 2-2 चुनाव हार गए हैं, उनके लीडरशिप में 2-2 चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हार चुकी है, उसके बाद भी वो बृजमोहन जी पे प्रश्न करते हैं। वो सीट कब छोड़ेंगे? वो युवाओं को, दूसरे उनके पार्टी में काम कर रहे युवाओं को मौका कब देंगे? भूपेश बघेल इतने मतों से 2 लाख मतों के ऊपर से हार जाते हैं राजनांदगांव में, उनके गृह जिले में दुर्ग में 3.5 लाख के ऊपर वोटों से हार होती है, उनको विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या है नैतिक आधार? क्या है? ये सारे के सारे लोग बात कर रहे हैं बृजमोहन जी पे और बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, जिसपे लोगों ने अगाध विश्वास जताया है, 5.5-6 लाख वोटों से जिताया है, उस पे ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और थोड़ी सी विडंबना ये है कि हम भी बार बार उन्हीं को दिखा रहे हैं। हम क्यों इस पे डिबेट नहीं करते कि दीपक बैज का इस्तीफा कब होगा, भूपेश बघेल का इस्तीफा कब होगा, देवेंद्र यादव सिटिंग विधायकों के बिलासपुर में 3 लाख वोटों से हारते हैं, उनका इस्तीफा कब होगा? इस पे डिबेट करना चाहिए और दीपक बैज से तो हर दिन इस्तीफा मांगना चाहिए कि कांग्रेस को 75 से 35 पे ला दिया और लोकसभा में भी 2 से 1 लोकसभा सीट पे ले आए। अपने लोकसभा को नहीं जिता पाए, अपने विधानसभा को नहीं जिता पाए, अरे उनपे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। उनके सारे मंत्री हार चुके हैं, मंत्री हारने के बाद लोकसभा में गए, वहां पे जनता ने उन्हें दोबारा नकार दिया। इस पे डिबेट होना चाहिए कि कांग्रेस में सुधार कब होगा, कांग्रेस कब जनमानस के प्रति उत्तरदायी होगी, कांग्रेस कब जनमानस की भावना समझेगी। इस पे डिबेट करने का समय है और मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकने का जरूरत है और अंतर्मन में झांक के अपनी गलतियों पर कार्य करने का जरूरत है। और भूपेश बघेल से इस्तीफा जरूर मांगना चाहिए और दीपक बैज जी से भी इस्तीफा जरूर मांगना चाहिए। क्या भाई आशीष जी, ये जो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष जो है उससे इस्तीफा मांगना चाहिए, बजाय कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, और ख़ास करके कि बृजमोहन अग्रवाल जी से आप इस्तीफा मांग रहे हैं जो इतने वोटों से जीते हैं कि वो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को, ये कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव को विधायकी से इस्तीफा देना चाहिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, और इनकी मांग जो है को आप कितनी जायज़ मानते हैं? हास्यास्पद बात है, क्योंकि जब ये 12 सीट पर सिमट गए थे तो कांग्रेस पार्टी इनके लोगों से इस्तीफा नहीं मांग रही थी, इनके नेताओं से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा था। जब ये 15 सीट पर रह गए थे तो आज 35 सीट कांग्रेस पार्टी की आई है। मजबूत विपक्ष है और मजबूती से विपक्ष इनके सारे मुद्दों को उठा भी रहा है। जो भी मुद्दे आ रहे हैं वो चाहे वो बलौदा बाजार कांड हो या ब्लास्ट हो, फैक्ट्री ब्लास्ट हो, सारे मुद्दों को मुखरता से उठाया जा रहा है। मुखरता से सरकार का विरोध विपक्ष कर रही है और अपना काम भली भांति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाहूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव सिटिंग विधायक पर 3 लाख वोट से हार गए, शायद इनकी जानकारी गलत है, उससे भी आधे से कम वोटों से वो हारे हैं। मैं जानता हूं इस बात को, 3 लाख वोटों से नहीं हारे, लेकिन ये बात आंकड़ों की नहीं है, ये बात हारने जीतने की नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश मिला है वो हम स्वीकार करते हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी
मुखरता से चुनाव लड़ी, इन्होंने 6 महीने जो सरकार चलाई है उससे वापस जो स्थिति बन चुकी है प्रदेश में, वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ये नहीं हुआ था कि किसी जिला कार्यालय को फूंक दिया जाए जलाकर, कोई एसपी कार्यालय जल जाए, और उसके बाद भी जो है सरकार का जो रवैया जिस तरीके का है, उस रवैये को सारे लोग देख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन प्रतिदिन हो रहे हैं। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे, ठीक है, ये तो एक अलग विषय है। हम बात कर रहे थे कि बृजमोहन जी के उत्तराधिकारी की किसकी बारी है। तो भाजपा ये बात नहीं कहेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे यहाँ पार्टी में जो है वो चीज़ें तय होती है और जो कार्यकर्ता योग्य होगा पार्टी हाईकमान उसको चुनेगा, और ये पार्टी हाईकमान का अपना फैसला। बाकी उस पर आप कोई सवाल नहीं कर सकते कि बृजमोहन जी इतने बड़े वोटों से जीते, 8 बार के विधायक रहे, तो आपने उनको राज्य से मंत्री क्यों नहीं बनाया। ये भाजपा में सवाल करने की उस तरह से कोई ना तो परंपरा है, ना कोई करेगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि अगर बृजमोहन जी बहुत कद्दावर नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, और उनकी सीट खाली हुई है, तो आप उसको कैसे जीतेंगे। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।